3.9 थ्योरम कर रहे हैं जिसके अनुसार z प्लस गुना में pz एक उच्चिष्ट कुंजावली होती है यदि और केवल यदि p अभाज्य हो, यानी pz मैक्सिमल आइडियल इन z प्लस इंटू इफ एंड ओनली इफ p इज प्राइम नंबर। pz का मतलब क्या है? p के गुणज जो होंगे हमारे पास, p के मल्टीपल जो भी होंगे उन नंबर्स का, इंटीजर्स का एक सेट बना हुआ है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये मैक्सिमल आइडियल होगा इफ p इज प्राइम नंबर, और अगर p प्राइम है तो ये मैक्सिमल आइडियल बनेगा। दोनों कंडीशंस हमें प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने के लिए माना p अभाज्य है, हम सबसे पहले ये लेके चलते हैं कि p एक प्राइम नंबर है। हम ये प्रूफ करेंगे pz मैक्सिमल आइडियल है। सिद्ध करना है pz उच्चिष्ट गुंजावली है। उच्चिष्ट गुंजावली सिद्ध कैसे करते हैं? हम एक और गुंजावली लेके चलेंगे। हम मान के चलेंगे s z की गुंजावली कुछ इस प्रकार से लेके चलते हैं कि pz सबसेट हो s का और ये सबसेट हो z का। हम ये प्रूफ करेंगे या तो s जो है वो pz के इक्वल है या s जो है वो z के इक्वल है, दोनों में किसी एक के इक्वल आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें इसको डिफाइन करने के लिए हम s, क्योंकि s एक गुंजावली है और हमने पीछे प्रूफ किया था कि पूर्णांकीय प्रांतों का जो समुच्चय होता है z प्लस इंटू, उसकी प्रत्येक गुंजावली मुख्य गुंजावली होती है। यानी z प्लस इंटू की जितने भी आइडियल्स बनेंगे वो सारे के सारे हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल्स होंगे। अगर प्रिंसिपल आइडियल होंगे तो हम s को आइडियल लेके चल रहे हैं। s इज ए आइडियल ऑफ z। अगर s आइडियल है z का तो इसका मतलब s एक मुख्य गुंजावली होगी। अगर मुख्य गुंजावली है तो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रही होगी। अगर एक एलिमेंट से जनरेट हो रही है तो हम मान के चलते हैं कि माना s जो है वो q से जनरेट हो रही है। q से जनरेट होने का मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे q के मल्टीपल हैं। q के मल्टीपल यानी ये q इंटू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z की फॉर्म में डिफाइंड होते हैं। ये हम लेट करके चल रहे हैं। सिंस हमने ये लिख रखा है कि pz सबसेट है q से जनित एलिमेंट्स का और ये सबसेट है किसका? z का। अगर p इससे जनित है और जो pz जो है वो इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे q में बिलोंग करेंगे। अगर q में बिलोंग करेंगे तो p जो होगा वो बिलोंग करेगा q इंटू एक्स से, जहां x एक इंटीजर को डिफाइन करता है। इस सेट से बिलोंग करेगा। अगर इस सेट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब p जो होगा वो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसमें q इंटू एन के इक्वल आएगा। ये पार्ट में कोई डाउट हो? pz का मतलब क्या था? p के मल्टीपल जितने भी बनते हैं, p के मल्टीपल में p खुद भी आता है। इसका मतलब p जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। इस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट p होगा। अगर इस सेट का कोई एलिमेंट p होगा तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो p इंटू एक्स की फॉर्म में है। x एक इंटीजर है, मान लिया एक n इंटीजर है, जिसके कारण p q इंटू एन जो है वो p को डिफाइन करता है, या p जो है वो इक्वल है q इंटू एन के। लेकिन p को तो हम क्या लेके चल रहे थे सबसे पहले? इसका मतलब 2 के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते। अगर 2 के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते तो उनमें से कोई एक, यानी इसके फैक्टर नहीं है। अगर इसके फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे जो फैक्टर बन रहे हैं उनमें से कोई एक प्लस एक या माइनस एक बनना चाहिए, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे यह तब p अभाज्य है और p बराबर qn तभी संभव है जब या तो
n बराबर प्लस माइनस 1 हो, और या q बराबर प्लस माइनस 1 हो। दोनों में से कोई एक बनना चाहिए। अगर n बराबर प्लस माइनस 1 हुआ, प्राइम नंबर 5 है, 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं, -5 होगा तो 5 गुना -1 लिखा जा सकता है, तभी वो प्राइम नंबर हो सकता है। यानी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है तो एक तो इटसेल्फ होगा और दूसरा एक के साथ गुणा होगा। यहां दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख रहे हैं तो या तो q का मान प्लस माइनस 1 होना चाहिए या n का मान प्लस माइनस 1 होना चाहिए। अगर q का मान प्लस माइनस n का मान प्लस माइनस 1 लेके चलते हैं, केस फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं कि n का मान जो है वो प्लस माइनस 1 के बराबर है। अगर n का मान प्लस माइनस 1 के बराबर है तो p का मान किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस क्यू के, यानी क्यू के बराबर आ गया। अगर p का मान q के बराबर हो गया तो जो pz है वो किसके बराबर हो गया? पहली कंडीशन, क्योंकि q से जनित जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे qs में विद्यमान थे। यहां p और q बराबर कह रहे हैं। अगर p और q बराबर हैं तो ये p से जनित एलिमेंट है और ये q से जनित एलिमेंट है, दोनों p और q बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। केस सेकंड, अगर हम मान के चलें q का मान प्लस माइनस 1, अगर q का मान प्लस माइनस 1 है तो इसका मतलब s जो होगा या तो प्लस 1 से जनित होगा या माइनस 1 से जनित होगा, जनरेट हो रहा होगा। एक जो होता है वो तत्समक होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है, और एक से जनित अगर कोई भी समुच्चय लेके चलते हैं तो वह खुद बनता है जो सेट पहले डिफाइंड था। एक से जनित, एक में एक जोड़ोगे क्या आएगा? 2, एक में एक और जोड़ दें 2 में 3, 3 में एक जोड़ दें 4, लगातार जुड़ते जाएंगे तो हमारे पास पूर्णांक संख्याएं ही बनती जाएंगी। इसका मतलब तत्समक से जनित जो भी समुच्चय होता है वो खुद होता है z के बराबर होता है। इसका मतलब s भी किसके बराबर है? अगर q का मान प्लस माइनस 1 लेंगे तो s किसके बराबर आ जाएगा? z के। हमें सिद्ध करना था कि s pz उच्चिष्ट गुंजावली है, हमने ये लिया था, हमें ये प्रूफ करना था या तो pz s के बराबर होना चाहिए या s z के बराबर होना चाहिए। यहाँ प्रूफ कर रहे हैं pz s के बराबर है या फिर s किसके बराबर है? z के। अतः pz उच्चिष्ट गुंजावली है। एक और पार्ट प्रूफ करना है। अब की बार हम ये लेके चलते हैं कि pz उच्चिष्ट गुंजावली है, हमें उल्टा सिद्ध करना पड़ेगा, p को प्राइम नंबर प्रूफ करना है। हम ये मान के चलते हैं कि pz प्राइम आइडियल है तो हमें ये प्रूफ करना है कि p इज ए प्राइम नंबर। विलोम, माना pz उच्चिष्ट गुंजावली है, हमें सिद्ध करना है कि जो p है वो अभाज्य है, सिद्ध करना है, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट p इज ए प्राइम नंबर। p को प्राइम नंबर प्रूफ करने के लिए उल्टा लेके चलते हैं, विरोधाभास की कंडीशन लेके चलते हैं। माना p भाज्य है, अगर p भाज्य है तो दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं तो p को मान लिया m और n के गुणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी p m का गुणज है या फिर क्या कह सकते हैं n का मल्टीपल है। चाहे m का मल्टीपल मान लो चाहे n का मल्टीपल, दोनों में से किसी एक का मल्टीपल है। अगर इन दोनों का मल्टीपल है तो p के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे p से जनरेटेड होंगे वो सभी के सभी हमारे पास m से भी जनरेटेड होंगे। जो p से जनरेटेड हैं वो सारे के सारे किससे जनरेटेड होंगे? n से भी जनरेटेड होंगे। इसका मतलब जो p से जनरेटेड सेट है वो सबसेट होगा m से जनरेटेड एलिमेंट का, और m से जनरेटेड एलिमेंट जो होगा वो z का सबसेट बनेगा। अगर ये दोनों सबसेट बनते हैं तो इसका मतलब बीच में एक और आ गया ना, जो उच्चिष्ट गुंजावली को प्रूफ नहीं कर रहा। अगर उच्चिष्ट गुंजावली को प्रूफ नहीं कर रहा, जो pz के उच्चिष्ट गुंजावली का विरोधाभास है, और अगर ये उच्चिष्ट गुंजावली का विरोधाभास है तो हमारे पास जो हमने माना था वो गलत है, p अभाज्य है।
ये प्रूफ करना था हमें। इसमें थर्ड ए में फर्स्ट क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल देना है हमें। फर्स्ट का अगर फर्स्ट करें तो इसमें यह गिवन है कि एक आर में एक ऐसे उपवलय जो गुंजावली नहीं हो, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसका उपवलय होगा, यानी उपवलय की सारी कंडीशंस को डिफाइन करता है बट गुंजावली नहीं हो। गुंजावली की कंडीशन थी हमारे पास कि उन दो संख्याएं लेके चलें तो उनका अंतर जो है वो भी उसमें आना चाहिए, और दूसरा था एक अवयव हम आर का लेके चलेंगे, दूसरा अवयव उस गुंजावली का लेके चलेंगे तो दोनों का गुणा भी गुंजावली में आना चाहिए, तभी वो गुंजावली होगी उपसमुच्चय में, अन्यथा वो गुंजावली नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम इसमें q प्लस गुणा लेके चलें तो ये एक उपवलय है, उपवलय की तो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन गुंजावली नहीं है। गुंजावली इसलिए नहीं है क्योंकि √2 जो है वो r का अवयव है और 3 जो है वो q का अवयव है, लेकिन 3 गुणा √2 करें तो ये q का अवयव नहीं बन रहा। दूसरी कंडीशन जो गुंजावली की थी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। इरेशनल नंबर कोई भी हम अगर ले लेते हैं, आर वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स में अगर कोई भी इरेशनल नंबर ले लेंगे तो इरेशनल नंबर के साथ ये गुंजावली की कंडीशन यानी आइडियल की जो कंडीशंस थी उसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए q प्लस इंटू एक आइडियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट। इसका बी पार्ट में दिया हुआ है एक वलय में एक वाम गुंजावली जो दक्षिण गुंजावली नहीं हो। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो वाम गुंजावली तो है लेकिन दक्षिण गुंजावली नहीं है। दक्षिण गुंजावली का मतलब क्या है? वाम गुंजावली और दक्षिण गुंजावली यानी लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की बात हो रही है, यानी एक ऐसा आइडियल हमें डिफाइन करना है जो लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल। तो पांचवा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आप उसको ले सकते हैं। हम एक आइडियल आई कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर दें कि x सच दैट x a इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो ये सेट जो बनेगा हमारे पास उसमें ओनली लेफ्ट आइडियल ही बनेंगे, इसमें राइट आइडियल नहीं आएगा। राइट आइडियल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस कंडीशन के अंदर अगर हम r मान के चलें कैपिटल R का एलिमेंट और x a इंटू आर की बात करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू ए आर के इक्वल। इसमें अगर x बिलोंग्स टू r और a बिलोंग्स टू i लेके चलते हैं तो इसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x इंटू ए जो होगा वो 0 बनेगा, लेकिन a इंटू एक्स जो है वो 0 बने कंपलसरी नहीं है। कहीं पे भी ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि a इंटू एक्स, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग नहीं है वो। अगर कम्यूटेटिव रिंग दिया होता तो हम कह सकते थे कि ये x इंटू ए भी हमारे पास 0 बनेगा, लेफ्ट राइट आइडियल भी है, लेकिन इसमें सिर्फ लेफ्ट आइडियल x का जो एलिमेंट लेके चल रहे हैं वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसे लेफ्ट आइडियल को डिफाइन करता है। राइट आइडियल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। राइट आइडियल इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ax अगर हम 0 के इक्वल नहीं है, ये मान कभी भी कोई भी कंडीशन में नहीं बनेगा, ये a इंटू एक्स जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। इसी प्रकार से सी पार्ट और दिया हुआ है। सी पार्ट में क्या है? एक वलय में एक दक्षिण गुंजावली जो वाम गुंजावली नहीं है। उल्टा करना है इस बार। आई एक सबसेट लेके चलेंगे, x का एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड इसमें a है, इसमें एलिमेंट i का, और यहां हम डिफाइन करेंगे a इसका एक एलिमेंट जो ax इज इक्वल्स टू 0 को डिफाइन करता है, वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ r। यहां पे भी हमारे पास यही सेम कंडीशन है कि ax बराबर 0 है, x a बराबर 0 नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता। यहां पे ये राइट आइडियल को डिफाइन कर रहा है, लेफ्ट आइडियल नहीं बन रहा, इसलिए ये एक एग्जांपल होगा जो राइट आइडियल है, लेफ्ट आइडियल नहीं है। कुछ इसी प्रकार से डी और ई पार्ट जो है वो आप ट्राई कर लेना। एक वलय जिसमें कोई उचित गुंजावली विद्यमान नहीं है। हमें पता है क्षेत्र जो होता है वो एक वलय होता है, और क्षेत्र में
कोई भी उचित गुंजावली विद्यमान नहीं होती। तो क्षेत्र का एक एग्जाम्पल ले लेना, उसमें आप डायरेक्ट लिख दोगे कि एक उचित गुंजावली नहीं है उसमें। और एक वलय जिसका प्रत्येक उपवलय एक गुंजावली है, एक वलय जिसका प्रत्येक उपवलय एक गुंजावली है। क्षेत्र ले लेते हैं, क्षेत्र के उपवलय हमारे पास उचित गुंजावली होगी नहीं, जितने भी उपवलय बनेंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, गुंजावली को परिभाषित कर देंगे। इसलिए सी पार्ट जो होगा वो भी हमारे पास क्षेत्र का कोई भी एग्जाम्पल देते हुए इसको प्रूफ कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न वलयों की सभी गुंजावलियां बताइए। देखो एक वलय दिया हुआ है हमें Z3 +3 और ×3, इसमें सिर्फ Z3 लिखा है। Z3 का मतलब Z3 के साथ +3 × 3 पर इसको डिफाइन करते हुए गुंजावलियां जितनी भी बनती हैं वो सभी लिखनी है। Z3 का मतलब है इसमें एलिमेंट सिर्फ 0, 1 और 2, ये तीन ही एलिमेंट है। ठीक है, जनरेटेड एलिमेंट लिखना है तो गुंजावली एक तो हमें पता है ये कन्फर्म ही है कि 0 ही होती है, और एक अभाज्य है। अगर अभाज्य है तो इसकी और कोई हमारे पास गुंजावली नहीं बन सकती, इटसेल्फ ही बनेगी। अगर भाज्य होती तो इसके जो जो फैक्टर बन सकते थे, ये प्राइम नंबर है 3, अगर प्राइम नंबर है तो इसके और कोई फैक्टर नहीं बन सकते हमारे पास। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर ना होकर कोई अदर नंबर होता जिसके फैक्टर कर सकते हैं, तो जितने फैक्टर हो सकते थे या जो जो फैक्टर बन रहे हैं उसके, वो सभी आइडियल्स होते उसके। तो यहाँ पे हमारे पास 0 एंड Z3 इटसेल्फ जो होंगे वो ही दो आइडियल्स है। सेकंड पार्ट में हमें Z4 +4 और ×4 दिया हुआ है। अब 4 का मतलब 4 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ओनली 2 ही होगा। एक तो 0 आ जाएगा, एक इसका फैक्टर आ जाएगा Z2 का मतलब 0 एंड 2, Z2 का मतलब हमारे पास यहाँ पे जो डिफाइंड हो रहा है वो 0 एंड 2 के फॉर्म में हो रहा है। एक मिनट, आई थिंक मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें। एंड एक Z4 बनेगा। ये तीन हमारे पास इसमें आइडियल बनेंगे। Z2 ठीक है, 0 होगा, Z2 होगा और Z4। Z2 का मतलब यहाँ पे हमारे पास आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 0 और 2 का एलिमेंट जो होगा, 0 एंड 2 से जनरेट जो हो रहे हैं हमारे पास, वो एलिमेंट जो होंगे वो आइडियल को डिफाइन करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड पार्ट लेके चलते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, Z6 है या 5 है, Z5 एक अभाज्य संख्या है। Z5 +5 और ×5 के लिए, अगर Z5 +5 के लिए एक अभाज्य संख्या है तो सिर्फ दो ही बनेंगी आइडियल्स, एक तो 0 इटसेल्फ और एक Z5, और कोई हमारे पास इसमें गुंजावली नहीं बनेगी। अगर इसमें हमारे पास एक पार्ट और दे दिया जाता, सपोज करो Z6 को डिफाइन करते, या फिर Z6 में तो हमारे पास उसके फैक्टर बन रहे थे 2 और 3, तो उसके इसमें 0, Z2, Z3 और Z6, ये हमारे पास 4 आइडियल्स बन जाते, क्योंकि उसके फैक्टर जो है वो 2 एंड 3 और हो जाते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये दिया हुआ है, प्रूव दैट द सेट 2m + 2n iota where m and n belongs to integer गौसीय पूर्णांकों के वलय की एक गुंजावली है। गौसीय पूर्णांक, यहाँ पे हमारे पास गौसीय पूर्णांक का मतलब होता है a + b आइटा के रूप में जो भी सेट डिफाइंड होता हो, जहाँ a और b बोथ आर इंटीजर्स, एक इंटीजर को डिफाइन करते हैं, उसे हम गौसीय पूर्णांक कहते हैं।
यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आई है वो जी की गुंजावली है। आई को जी की गुंजावली प्रूफ करने के लिए गुंजावली की डेफिनेशन वाली जो कंडीशंस हैं वो सभी अप्लाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, एक्स मान के चलते हैं 2m प्लस 2n आइटा और y मान के चलते हैं 2p प्लस 2q आइटा। सबसे पहले x माइनस वाई निकालेंगे, जो 2 कॉमन आ जाएगा m माइनस पी प्लस 2 कॉमन n माइनस क्यू आइटा। यहाँ m माइनस पी और n माइनस क्यू जो बनेंगे वो इंटीजर्स बनेंगे, इसलिए x माइनस वाई भी i का एलिमेंट बनेगा। अर्थात i की यानी गुंजावली की फर्स्ट कंडीशन जो है, आइडियल की फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। एक एलिमेंट लेके चलते हैं a प्लस बी आइटा जो है वो g का, और एक एलिमेंट 2m प्लस 2n आइटा वो हम i का एलिमेंट लेके चलते हैं। इनका मल्टीप्लाई a प्लस बी आइटा का मल्टीप्लाई 2m प्लस 2n आइटा से, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, रिजल्ट जो आएगा वो भी i से रिलेटेड है, ये हमें प्रूफ करना है। अगर इसको प्रूफ करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ma 2na आइटा 2mb आइटा n माइनस 2nb, जिसको सॉल्व करेंगे तो ma माइनस nb प्लस 2 कॉमन na प्लस mb आइटा, जो कि अगेन क्योंकि ये भी एक इंटीजर बनेगा, ये भी एक इंटीजर बनेगा, हमारे पास i से ही रिलेटेड एलिमेंट आएगा। सिमिलरली आप इसका रिवर्स पार्ट प्रूफ कर देना, 2m प्लस 2n आइटा मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b आइटा, ये भी i से रिलेटेड आएगा। दैट मीन्स i एक आइडियल है, गुंजावली है।